वंस अगेन वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्राइब्स आर्ट एंड कल्चर। और आप बोलोगे सर यही टॉपिक क्यों? क्योंकि देखो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ना प्री में इसका वेटेज, तो ये मोस्टली 15 से 18 क्वेश्चन आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए प्री में इससे आता ही और आता ही आता है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हो गई प्री की बात, पर अगर हम मेंस की भी बात करें तो मेंस में भी ये हम पेपर 6 का जो पार्ट 3 है उसमें सीजी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं और ये टोटल 75 मार्क्स आप पेपर 6 का कवर करता है। तो अगर हम इसको प्रिपेयर करें अभी, तो क्यों ना हम ऐसा प्रिपेयर करें कि हमारा मेंस भी हो जाए साथ में और प्री भी हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, पर हमारा लेआउट क्या रहेगा। देखिए, अगर हम ट्राइब्स आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपको भी पता है कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है। सो हम पहले यहाँ ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। ट्राइब्स क्या होता है, ठीक है, क्यों इन्हें ट्राइब्स कहा जाता है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्यों हैं। उसके बाद हम इनके अलग अलग इनके कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चर्स में आ जाएगा आपका, जैसे हम युवागिरी क्या होता है, इनके लोक नाट्य क्या है, लोकगीत क्या हैं, फोक सॉन्ग हम जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसमें फोक डांस हो गया, इनका पहनावा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे, देन हम ट्राइब्स का जो पर्टिकुलर हम आगे इसमें बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में टोटल 41 ट्राइब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। सो हम उसके बारे में फिर इंडिविजुअली ट्राइब्स के बारे में स्पेसिफिकली ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, और मेरा जो अप्रोच रहेगा, हम ऐसा प्रिपरेशन करें कि हमारा मेंस भी तैयार हो और साथ साथ प्री के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ डाटा है, उसको भी हम देखते चलें। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो किताबी भाषा का परिभाषा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जनजाति होता क्या है, तो जैसे अगर हम किताबी भाषा में बात करें, ये भी हमको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमको मेंस में आंसर भी लिखना है, तो हमको ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो जनजाति विकास के आदिम, ठीक है, आदिम लोगों का एक समूह है जो कि एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और एवं सामान्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब निश्चित भूभाग की बात करें तो क्योंकि ये निश्चित भूभाग में पर्टिकुलर ट्राइब्स आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर हम कोई जनजाति की बात करें तो ये जनजाति पूरे आपको भारतवर्ष में मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही आइसोलेट रहते हैं, तभी तो इनको हम जनजाति बोलते हैं ना, तभी ये विकास की मुख्य धारा से पीछे हैं। और इनके बहुत सारे इनके खुद के बनाए हुए नियम रहते हैं, हम खुद के बनाए हुए इनका राजनीतिक व्यवस्था है। सो ये खुद के संविधानों पे ही अक्सर अपने समाज में लागू करते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, ठीक है, जिसमें ये निवास करते हैं और अपने रीति रिवाजों, सामाजिक नियमों से बंधे रहते हैं एवं उसी को ही फॉलो करते हैं। अब हम इनकी विशेषताएं की बात करें तो मैंने पहले ही बोला डेफिनेशन में ही, ठीक है, कि भौगोलिक एकांकीपन मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब क्या ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम देखें तो इनका एक विशेष संस्कृति होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें स्वतंत्र और सुरक्षात्मक संगठन, जैसे कि इनका खुद का एक डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, खुद का एक समिति होता है, सभा समिति, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जिनके हेड को हम मुखिया बोलते हैं। और फिर अलग अलग ट्राइब से इन मुखिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है और पर्टिकुलरली ये संकुचित स्वभाव के होते हैं। अब संकुचित स्वभाव से आपका क्या मतलब है? क्यों?
क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, शुरू से अपना जीवन यापन बचपन वहीं व्यतीत किए रहते हैं, तो इनको जल्दी घुलने मिलने की आदत नहीं होती है। ये आम जन से, हमसे, आपसे जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये संकुचित स्वभाव के होते हैं। अब इनके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो आपको भी पता होगा, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। तो जब मौर्य साम्राज्य था उसमें चाणक्य ने आठवीं गणतंत्र का विवरण किया हुआ है। तो ये आठवीं गणतंत्र में आठवीं जनजाति निवास करती थी। जो लोग निवास करते थे उन्हीं को आठवीं जनजाति कहा जाता था। और इन जनजाति को भी हम बात करें तो दो भागों में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला को इन्होंने आरण्यक जनजाति कहा, दूसरे को आठवीं जनजाति। अब आरण्यक जनजाति की विशेषता क्या है? ये नॉर्मल जनजाति हैं जो अधिकतर जुझारू या ये समझिए कि समान कार्यों से अपना जीवन यापन करती हैं। और आठवीं जनजाति जुझारू रहते थे, इनमें निपुणता थी। तो यही कारण है कि चाणक्य ने इनको प्रिफर किया और इनको अपनी सेना में शामिल करके एक जनजातीय सेना तैयार की। इन जनजातियों को आप देखेंगे तो रामायण काल में जो रामायण ग्रंथ है हमारा, उसमें भी इनका विवरण है। रामायण ग्रंथ में वनवास काल प्रसंग में दंड करण का विवरण है, साथ ही साथ उनमें वनवासी का विवरण। हम इस वनवासी को ही हम क्या समझ सकते हैं? जनजाति समझ सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स हो गया जनजाति। अब हम जनजाति जो इनका समुदाय है उसका वर्गीकरण देखते हैं। तो पर्टिकुलरली बहुत सारे हिस्टोरियन हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, ज्योग्राफिकली जो हुए हैं, उन्होंने इसको तीन बेसिक आधार पर डिवीज़न किया है। जैसे पहला अगर हम बात करें तो भौगोलिक आधार, ठीक है। भौगोलिक आधार पर हम देखते हैं तो जो मैंने नाम लिखा हुआ है ना, इसका आप नाम एक बार बस देख लीजिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं CGPSC में, हो सकता है कि वो नाम लेके पूछ दे। जैसे कुछ फेमस है, BS गुहा हो गया, SC दुबे हैं। SC दुबे हम पढ़ेंगे आगे, उन्होंने जनजातियों पे बुक लिखा है। तो अब बस ये देख लीजिए कि आधार क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे 3 आधार लिखा हुआ है: भौगोलिक आधार, जोग्राफिकल ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रजातीय आधार एंड भाषा। जैसे BS गुहा और मदन एंड मजुमदार ने इनको 3 भाग में विभाजित किया है। अब ज़्यादा डीप में मत जाइए, मतलब ये 3 भाग क्या क्या होते हैं सर, तो ये पढ़ के हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो अब बस ये याद रखिए कि BS गुहा एंड मदन एंड मजुमदार ने इनको 3 भाग में विभाजित किया है। SC दुबे और योगेश अटल ने 4 भाग में विभाजित किया है। BK राय बर्मन ने 5 भाग में विभाजित किया है। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने 6 भाग में विभाजित किया है। जिसको आप अपने हिसाब से टिप्स बना के या जो भी है याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको व्यापक में या PSC में दिख जाए कि BS गुहा के अनुसार जनजाति समुदाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ठीक है। और हम बात करें प्रजातीय आधार पे, तो प्रजातीय आधार मतलब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे, इसमें 2 पर्सनैलिटी का नाम आता है। एक रिजले, जो कि 1991 में इन्होंने टोटल 6 भागों में विभाजित किया है। ये बेसिकली कौन से प्रजाति के हैं उस पर ये डिपेंड करता है। और BS गुहा ने भी 6 भाग में विभाजित किया है। BS गुहा की बात करें तो इन्होंने निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, मेडिटेरियन, वेस्टर्न ब्रेकिसेफल्स एंड नॉर्डिक। और हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट हैं, इन्हीं प्रजाति के जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। भाषाई आधार पर अगर मैं बात करूं तो भाषाई आधार पे इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है: आग्नेय एवं ऑस्ट्रिया एशियाटिक परिवार, देन तिब्बती चीनी परिवार, देन आसामी बर्मी शाखा एवं द्रविड़ परिवार। इसमें हम बात करें ऑस्ट्रिया एशियाई परिवार का एक सब पार्ट है मुंडा। तो मुंडा में जो हम बेसिकली देखे होंगे संथाली भाषा, खरवारी भाषा, गोंडी, खड़िया, सवरा, जो छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं जो ये भाषा बोलते हैं, तो ये आग्नेय या ऑस्ट्रिया एशियाटिक परिवार के ही भाग हैं। दूसरा एक हो गया द्रविड़ परिवार, जिसमें कोरवा और कुरुख आता है। तीसरा हम एक और देखेंगे जो महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के हिसाब से, आर्य परिवार, ठीक है, आर्य भाषा परिवार।
तो हम इसके बारे में डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे जब हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जनजाति के अलग अलग जो इनका सांस्कृतिक कल्चर है, डिवीज़न है, उस पर जब हम बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डीप में हम पढ़ेंगे कि मुंडा परिवार क्या होता है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से छत्तीसगढ़ की जनजाति भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम आगे बात करते हैं।